नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुमार गौरव सर का करंट अफेयर वर्षकांक का यह बुक पढ़ा रहा था। इस बुक में मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्तमान पदाधिकारी पढ़ा था। उसके बाद भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ाए थे, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों, यही आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के जितने भी टॉपिक थे, ये 5 टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो ये टॉपिक है, पूरी टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि बस मैं सबसे पहले इसका फ़ोटो खींचता हूँ, फिर पीडीएफ बनाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद इसको कट पेस्ट एडिट करने के बाद आप लोगों को अपलोड करके दिया जाता है। तो ये बहुत सारे मेहनत लगते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस सारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मैं अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें से दोस्तों जो पहला है आपका वह है जैव विविधता का COP15 सम्मेलन, मतलब कोप 15 सम्मेलन के बारे में देखते हैं। तो इसके पहला जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में बायोडाइवर्सिटी पर विश्व के 195 देशों का 15वां सम्मेलन जो था वह कोप 15 7 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है। इसके बाद में 15वां जो सम्मेलन है यह वर्ष 2020 के चीन के कुनमिंग में होना था, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण से सम्मेलन का ये एक हिस्सा ही हो सका था और इसके बाद अब यह सम्मेलन कनाडा में हो रहा है। हालांकि इसकी अध्यक्षता चीन के पास ही है। आगे आपका बायोडाइवर्सिटी की रक्षा के लिए विश्व की सरकारें प्रत्येक 10 वर्ष में नए लक्ष्य तय करती है। बढ़ती मानव आबादी उसके भोजन की व्यवस्था के लिए ज़्यादा इलाके में खेती, आवास के लिए बढ़ता शहरीकरण तथा इसके लिए जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक इस्तेमाल हमारे इन कदमों से प्रकृति को अस्थिर कर देगा। जो भी चीज़ें प्रकृति को क्या कर देगा? अस्थिर कर देगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार डायनासोर के लुप्त होने के बाद पृथ्वी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को खोने के सबसे बड़े खतरे से जूझ रही है और इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, ठीक है। खनन, प्रदूषण, खेती, निर्माण आदि के चलते लगभग 10 लाख प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया, जिसमें 2030 तक 4 गोल्स और 23 टारगेट तय किए गए हैं। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है और इसके बारे में। तो जैविक विविधता अभिसमय, इसके बारे में देखेंगे तो वर्ष 1993 से लागू जैव विविधता के संरक्षण हेतु यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसके मुख्य उद्देश्य यह है कि जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, संरक्षण, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से हो रहे लाभों को उचित और न्यायसंगत वितरण होना चाहिए। आगे आपका लगभग सभी देश ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए है लेकिन पुष्टि नहीं की है। इसका सचिवालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जैविक विविधता, जिसे COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जिसके बारे में देखेंगे तो जैविक विविधता अभी समय के तहत देश को नियमित अंतराल पर मिलना है। आगे देखेंगे UNFCCC का आपका कोप 27वां शिखर सम्मेलन, इसके बारे में देखेंगे तो 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 27 आयोजित किया गया। यह सम्मेलन अफ्रीका में 5वीं बार आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का केंद्रीय बिंदु जो है यह जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम होगा। इस सम्मेलन में 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें से उत्सर्जन कम करना, जलवायु परिवर्तनों से निपटाना, तकनीकी सहायता और विकासशील देशों को जलवायु गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद करना शामिल है। आगे और देखते हैं दोस्तों। पिछला संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है आपका ग्लासगो UK
में 31 से 13 नवंबर 2021 के बीच में हुआ था। UNFCCC इसके बारे में देखेंगे तो वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी। यह बार्न जर्मनी में स्थित है। इसके सदस्य देश की बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कहलाती है। COP 01 1995 बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुई थी। साइट्स की COP 19 बैठक इसके बारे में देखेंगे तो 14 से 15 नवंबर 2022 तक पनामा में साइट्स इसका फुल फॉर्म देखेंगे द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूमा एंड फ्लोरा COP 19 की बैठक आयोजित की गई है। इस सम्मेलन को विश्व वन्य जीव सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। बैठक में जानवरों और पौधों की 600 से अधिक प्रजातियों के भविष्य के बारे में निर्णय लिए जाने के साथ ही उन पे नियमों को लागू करने पर विचार किया गया, जो वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करते हैं। आगे देखेंगे साइट्स इसके बारे में देखेंगे तो साइट्स वन्य जीवों और वनस्पतियों के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। यह समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है एवं भारत इस समझौते में 18 अक्टूबर 1976 को शामिल होकर इसका 25वां सदस्य बना था। वर्तमान में साइट के पक्षकारों की संख्या जो है 184 है। साइट का सचिवालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित किया जाता है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित किया जाता है। आगे देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए $200 मिलियन का पैकेज लॉन्च किया ताकि केरल के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची से हटाए जाने से रोका जा सके। यह योजना जो है रीफ को यूनेस्को की खतरे में सूची में रखने से बचने में मदद करेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका वह है रीफ प्लान 2050। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में रीफ की विश्व धरोहर सूची को डाउनग्रेड करने की चेतावनी दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने रीफ 2050 योजना बनाई थी और सुरक्षा में अरबों डॉलर का निवेश किया था। इस उपायों से रीफ में गिरावट की गति को कम करने का प्रयास किया गया, परंतु अधिकांश रीफ सिस्टम ही पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, आगे है आपका ग्रेट बैरियर रीफ इसके बारे में देखते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में मरीन पार्क के समानांतर 1400 मील तक फैली हुई है, जिसकी चौड़ाई 10 से 90 मील तक है। यह वायु अंतरिक्ष में देखा जा सकता है, जो कि जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। इसे वर्ष 1991 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। प्रवाल भित्ति इसके बारे में देखें। कोरल रीफ यह क्या है? तो देखिएगा, काले प्रवाल की प्रजातियां। शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर से सतह से 25,000 फीट यानी 262 मीटर नीचे रहने वाले काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। काले प्रवाल जो है एंथोजोआ यानी एंथीपाथीरिया उथले जल से लेकर 26,000 फीट मतलब 8,000 मीटर से अधिक गहराई तक में पाए जाते हैं एवं कुछ प्रवाल जो है 4,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। उथले जल में पाए जाने वाले रंगीन प्रवाल ऊर्जा के लिए सूर्य और प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर होते हैं। वही काले प्रवाल जो है फिल्टर फीडर होते हैं और एक गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले छोटे परागपल्वक का सेवन करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ताहिती द्वीप में नई प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज। वैज्ञानिकों के द्वारा ताहिती के तट के स्थान पर एक प्राचीन प्रवाल भित्ति यानी कोरल लीफ की खोज हुई है। यह लीफ जो है 2 मील लंबी और मानव जनित गतिविधियों तथा जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित है। इस कोरल रीफ की खोज जो है एक गोता अभियान के दौरान की गई थी, जो कि यूनेस्को द्वारा समर्थित था।
कोरल लीफ की खोज जो है 100 फीट से 210 फीट की गहराई पर की गई है। एक कोरल लीफ जो है मेसोफोटिक क्षेत्र में है, जो कि सबसे गहरा वह क्षेत्र जहाँ पे सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर पाता है उसको क्या कहते हैं, मेसोफोटिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। ताहिती फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। ताहिती का निर्माण जो है ताहिती का निर्माण जो है ज्वालामुखी गतिविधि से हुआ है तथा यह द्वीप फ्रेंच पोलिनेशिया की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है। व्हाइट चीन मकाक, इसके बारे में देखेंगे तो फरवरी 2022 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मकाक यानी मकाका ल्यूकोजेनिक की खोज की है। भारतीय वैज्ञानिकों के मध्य अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजा जिले में इसकी उपस्थिति का पता लगाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, इस प्रजाति की पहली बार चीन में 2015 में खोजा गया था। नवीनतम खोज से भारत में स्तनपायी जानवरों की संख्या 437 से 438 हो गई है। यह प्रजाति भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा संरक्षित नहीं है, क्योंकि अब तक ज्ञात नहीं था कि यह प्रजाति भारत में मौजूद है। व्हाइट चिक्ड मकाक के गाल सफ़ेद तथा गर्दन पे लंबे और घने बाल होते हैं। लंबी पूंछ वाला यह स्तनपायी अन्य मैकाक से काफ़ी अलग होता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में खोजा गया अंतिम स्तनपायी है। आगे देखेंगे, भारत का पहला भू पार्क, जिसे जियो पार्क अंग्रेजी में कहते हैं, यह भारत की भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में, कहाँ पे, लम्हेटा गांव पे भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भू वैज्ञानिक विरासत को अस्थायी रूप से संरक्षित करना है। यह साइट पहले से ही यूनेस्को के भू विरासत की अस्थायी सूची में है। जबलपुर के भेड़ा घाट लम्हेटा घाट क्षेत्र में नर्मदा घाटी में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला इस जियो पार्क की स्वीकृति के साथ ही GSI विभाग ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए 1.3 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। लगभग 5 एकड़ भूमि पर भूगर्भ शास्त्र की धरोहर को संजो कर रखने के लिए इस जियो पार्क का निर्माण होगा। अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट, इसके बारे में देखेंगे तो हरियाणा गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित उपाय संरक्षण साइट घोषित किया गया है। अरावली जैव विविधता पार्क को OECM साइट घोषित करने का प्रस्ताव भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिसंबर 2020 में IUCN को भेजा गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उन क्षेत्रों को OECM टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। टैग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। OECM एक ऐसे स्थान की स्थिति है जिसमें वनों के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता का प्रभावी यथास्थान संरक्षण प्राप्त किया है। आगे देखेंगे हिमालय IUCN रेड लिस्ट के बारे में, तो ये हिमालय पे पाए जाने वाले 3 औषधि पादपों प्रजातियों में, जिसमें मेइजोट्रॉपिस पेलिटा या फ्रिंटिलिया सिरोहोसा और डेक्टाइलाइलिजा हैटागिरिया को हाल ही में हुए मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। आगे है आपका, इन प्रजातियों को उनके सीमित क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर से कम के आधार पर गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हिमालय क्षेत्र में वनोन्मूलन, निवास स्थान का नुकसान, वनाग्नि, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन कई प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा है। उत्तराखंड के मेइजोट्रॉपिस पोलिट पौधे, अन्य नाम जिसे पटवा कहते हैं, प्रजातियों की पत्तियों से निकाले गए आवश्यक तेल में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह दवा उद्योगों में सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्राकृतिक विकल्प हो सकता है। फ्रिस्टिलाइरिया सिरोहोसा का अन्य हिमालयी फ्रिटिलरी है। यह एक 12मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है जिसका उपयोग ब्रोंकियल विकारों और निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। डेक्टाइलाइलिजा हैटागिरिया का अन्य नाम
सालम पंजाबी है। यह हिंदू कुश और अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक बारहमासी कंद प्रजाति है। पेचिश, जठर रोग, जीर्ण ज्वर, खांसी, पेट दर्द को ठीक करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक प्रणालियों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे IUCN के बारे में। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर गठन जो हुआ था 1948 में, मुख्यालय ग्लेड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। आगे है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC के बारे में देखते हैं। तो अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस समझौते के तहत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को मंजूरी दे दी है। यह अद्यतन स्वरूप भारत के 2070 तक के नेट जीरो के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह COP26 में घोषित पंचामृत को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में परिवर्तित करता है। भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को UNFCCC को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया था। आगे पेरिस समझौते में भारत का NDC 2015, इसके बारे में देखेंगे। तो भारत ने 2005 के स्तर के 33 से 35% प्रति इकाई सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का संकल्प लिया है। भारत का लक्ष्य जो है गैर जीवाश्म ईंधन को स्थापित क्षमता के 40% तक पहुंचाना है। भारत के 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा। भारत ने 5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वन क्षेत्र में वृद्धि करने की योजना बनाई है। NDC पंचामृत के बारे में देखेंगे। तो जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। 2030 तक नवीकरण ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की 50% पूरा करना। कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना। 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन गहनता से 45% से कम करना और 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। आगे है आपका कोआला के बारे में देखेंगे। तो 10 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में इस प्रजाति को 10 वर्ष पहले अति संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अब इस प्रजाति की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। कोआला को लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव अप्रैल 2020 की WWF, ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के द्वारा दिया गया था। यह प्रस्ताव 2001 के बाद न्यू साउथ वेल्स में जनसंख्या में 62% और क्वींसलैंड में 50% की गिरावट के बाद किया गया था। निवास स्थान के नुकसान, लंबे समय तक सूखे के प्रभाव, आग लगने की घटनाएं और शहरीकरण और बीमारी की संचयी प्रभावों के कारण देश में कोआला की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। आगे देखते हैं दोस्तों 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल, इसके बारे में देखेंगे। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश और स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर सिक्किम की पहचान की गई है। इन 2 स्थानों को शामिल करने से भारत में अब 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। इसमें GSI में भू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के कुछ भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान की गई है। सुकुवा ढूढुआ बांध, इसके बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर स्थित करीब 112 वर्ष पुराने सुकुवा ढूढुआ बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। पिछले वर्ष ICID ने विश्व की सबसे पुरानी बेहतरीन सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित करने की कयावत शुरू की थी। ऐसे में केंद्रीय जल आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के सुकुवा ढूढुआ बांध का नाम भेजा गया था। बेतवा नदी पर स्थित यह बांध जो है 1909 में बनाया गया था। आगे देखेंगे विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा कछुआ जोनाथन को विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है। माना जाता है कि इसका जन्म 1832 में हुआ है, यानी 2022 में इसकी उम्र 190 वर्ष है। जोनाथन साउथ अंटार्कटिक ओशन के सेंट
हेलिना आइलैंड में रहता है। उसने अपनी ज़िंदगी के दो विश्व युद्ध, ग्रेट डिप्रेशन 100 वर्ष पहले आए स्पेनिश फ्लू और अब कोरोना वायरस को भी देखा है। जोनाथन मूल रूप से इंडिया ओशन में पाया जाता है, जिसे बाद में वर्ष 1882 में साउथ अटलांटिक आइलैंड में लाया गया। वर्ष 1930 में सेंट हेलेना के गवर्नर ने उसका नामकरण किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपका फिशिंग कैट के लिए विश्व की पहली गणना। चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए विश्व का पहला गणना अनुमान लगाया गया है। यह गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई है। इस गणना के मुताबिक चिल्का झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं। डेटा का विश्लेषण करने के लिए स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर पद्धति का उपयोग किया गया है। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। आगे है एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस। इसके बारे में देखेंगे तो दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया। यह बर्ड एटलस जो है भौगोलिक विस्तार के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। केरल बर्ड एटलस भारत का अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस है, जिसके तहत सॉलिड बेसलाइन डेटा तैयार किया गया है, जिससे यह पता चल सके कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में उनकी आबादी ज़्यादा या कम है। इस एटलस में सभी प्रमुख पक्षी आवासों यानी बर्ड हैबिट्स को शामिल किया गया है। पक्षियों के आकलन के लिए इस एटलस के तहत 4000 ग्रिड्स का प्रावधान किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। इसके बारे में देखेंगे तो लद्दाख के हनाले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार है। इसे हनाले डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया है। यह साइट विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटक के साथ ही खगोल विज्ञान को बढ़ावा देगी। लद्दाख में अबाधित खगोल प्रेक्षण की अपार संभावनाएं हैं। रात में यहाँ पे आसमान अपेक्षाकृत गहरा होने से आकाश की ओर देखने के लिए एक आदर्श प्राकृतिक सेटअप बन जाता है। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड। इसके बारे में देखेंगे तो विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने ब्लैक राइनो के लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया है। इसके तहत $150 मिलियन जुटाए गए हैं, जिसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित वन्यजीव एडो एलिफेंट और नेशनल पार्क के ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व के ब्लैक राइनो यानी काले गैंडे की संख्या में वृद्धि के संरक्षण हेतु किया गया। आगे देखेंगे यह बांड जो है 5 वर्ष के लिए जारी किया गया ताकि ब्लैक राइनो का सतत विकास हो सके। आगे है आपका इस वन्य जीव संरक्षण बांड को राइनो बांड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली। इसके बारे में देखते हैं तो 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को सिक्किम की राज्य की तितली घोषित किया गया। यह घोषणा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानीपुल के पास सरमसा गार्डन में की गई। 720 विषम तितली प्रजातियों में से 2 तितली को स्टेट बटरफ्लाई नामांकन के लिए चुना गया। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली के रूप में घोषित होने के लिए एक दावेदार कृष्णा पिकाक से आगे निकल गई है। हिम तेंदुआ को लद्दाख का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। आगे देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश। इसके बारे में देखेंगे तो जीव वैज्ञानिकों की कंबोडिया के मेकांग नदी के क्षेत्र में एक विशाल स्ट्रिंगे मछली मिली है। क्या मिली है? स्ट्रिंगे मछली में। स्ट्रिंगो को विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश माना जा रहा है। कंबोडिया में मिली स्ट्रिंगे की लंबाई जो है 30 फीट और वजन जो है 661 पाउंड पाया गया है, जो कि मेकांग कैटफिश के 15 पाउंड से ज़्यादा है। आगे देखते हैं दोस्तों चीता परियोजना। इसके बारे में देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीता परियोजना के अंतर्गत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के प्राकृतिक वास में छोड़ा गया है। बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की यह विश्व की पहली परियोजना है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देशों
अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के नाम भी हैं। इन चीतों के नाम ओबान, फ्रेंडी, शाहनवा, आशा, सिबली, सैसा और सासा रखे गए हैं। एक मादा चीते का नाम आशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, जबकि अन्य चीते का नाम नामीबिया में ही रखे गए थे। इस चीतों में 5 मादा 3 नर चीते शामिल हैं तथा इस वर्ष 12 और चीते लाने की योजना है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए एक 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की पर्चे की निगरानी रखेगा और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाएगा। यह टास्क फोर्स दो वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी। आगे देखेंगे तो कडावूर स्लेंडर लारिस अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य के कन्नूर और डिंडीगुल जिले में भारत के पहले कडावूर स्लेंडर लारिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है। स्लेंडर लारिस सिर्फ भारत और श्रीलंका में ही मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका हालांकि लारिस की अन्य प्रजातियां दक्षिण एशियाई देशों जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता आदि जगहों पर भी मिलती हैं और कुछ अफ्रीका में भी। भारत में सिलेंडर लारिस को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे तेलुगु में दवांगा पिल्ली आरावी पापा कहते हैं, तुलु में काडा नारामणि और मराठी में वानर मनुष्य कहते हैं। वहीं केरल में कुट्टी थेवांगू कहते हैं और मलयालम में कुट्टू पापा कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, इसके बारे में देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र जर्मन कंपनी बार्बियो एजी द्वारा स्थापित संयंत्र में 6 टन प्रतिदिन सीबीजी का उत्पादन करेगी, जिसको बढ़ाकर 33 टन प्रतिदिन सीबीजी किए जाने की संभावना है। संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के बारे में देखते हैं तो अपशिष्ट जैव मास स्रोत जैसे कृषि अवशेष, मवेशी गोबर, गन्ना प्रेस, मिट्टी, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट आदि एनारोबिक अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से बायोगैस का उत्पादन करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प को हटाने के लिए बायोगैस को शुद्ध किया जाता है और संपीड़ित बायोगैस सीबीजी के रूप में संपीड़ित किया जाता है, जिसे 90% से अधिक मेथेन सामग्री होती है। आगे आपका यूनेस्को के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो खुशगुल झील राष्ट्रीय उद्यान में तो मंगोलिया के खुशगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। आगे देखेंगे, यह फैसला फ्रांस के पेरिस में हुए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान लिया गया। खुशगुल झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुशगुल में रूसी सीमा के पास स्थित है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में देखते हैं तो भारत में वर्ष 2022 से 26 तक की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा हेतु यूनेस्को ने 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। भारत ने 2006 से 2010 तक और 2014 से 2018 तक 2 बार ICH समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। भारत की ये सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने, अमूर्त विरासत के माध्यम से राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पे अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्यों के साथ साथ अभिसमय के कार्य को संरेखित करने में मदद करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत जीवित विरासत की विविधता और महत्व को उचित ढंग से प्रदर्शित करने हेतु अभी समय के लिए राज्य के भीतर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन किस वर्ष में, तो वैदिक जप परंपरा जो है 2008 में, रामलीला रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008 में, रमन धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय की अनुष्ठान थिएटर भारत ये 2009 में, फिर दिया है मुदुयेट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य नाटक जो है 2010 में हो जाएगा।
कार बोलिया लोक नृत्य और नृत्य कार बोलिया लोकगीत और नृत्य जो है राजस्थान की जो है यह 2010 में, छऊ नृत्य 2010 में, लद्दाख की बौद्ध जब 2012 में, उसके बाद संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर का नृत्य जो है 2013 में, जंडियाला गुरु के ठठेरे बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प जो 2014 हो जाएगा, योग को 2016 में, नवरोज को 2016, कुंभ मेला 2017 और दुर्गा पूजा कोलकाता का 2021। आगे देखेंगे लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज क्या होता है दोस्तों? तो मार्च 2022 में मेघालय के लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक एवं वानस्पतिक संबंधों को उजागर करते हुए 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ग्रामीणों को लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जलाशयों के दोनों और किनारों पर फीकल इलिस्टिका पेड़ की जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज को विकसित किया। पेड़ों की जड़ों से इन पुलों का निर्माण किया जाता है तथा वर्तमान में राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात लिविंग रूट ब्रिज हैं। आगे देखते हैं 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। अप्रैल 2022 में यूनेस्को के एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है। इसके साथ अब कुल 46 देशों में 177 ग्लोबल जियो पार्क हो जाएंगे। इस बार 2 नए देश लग्जमबर्ग और स्वीडन के इनमें से जुड़ने से देशों की संख्या जो है 46 हो गई है तथा इन दोनों देशों में यूनेस्को ने इनके पहले ही जियो पार्क की मान्यता दी है। अब तक भारत का एक भी भूवैज्ञानिक स्थल इस नेटवर्क के तहत शामिल नहीं किया गया है। 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इस प्रकार हैं, इसमें देखेंगे तो सेरेडो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है ब्राज़ील का है। सैंदर कैनियंस पाथवेज यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है ब्राज़ील का है। उसके बाद है आपका सलपाउसेल्का यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है फिनलैंड का है। रीस यूनेस्को ग्लोबल पार्क जो है जर्मनी का है। उसके बाद है केफालोनिया इथाका यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है ग्रीस का है। उसके बाद है मेलर्डल यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है लक्समबर्ग का है। वुजाउलैंड यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है रोमानिया का है। उसके बाद है प्लेटरबर्जेंस यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है स्वीडन का है। आगे देखते हैं दोस्तों गरबा और यूनेस्को, इसके बारे में देखेंगे तो भारत के गुजरात राज्य की लोक नृत्य गरबा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है। गरबा के बारे में देखते हैं तो गरबा जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नाम संस्कृत के गर्भद्वीप से लिया गया है। गरबा नृत्य जो सामान्यतः सामूहिक रूप में किया जाता है। अमूमन इस नृत्य में लोग डंडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। आरंभ में देवी के निकट सदृक्ष घट में दीप ले जाने के क्रम में यह नृत्य होता था। इस प्रकार यह दीप जो है दीप गर्भ कहलाता है। वर्णलोप से यह शब्द बाद में गरबा बन गया। गरबा जो है गरबा नृत्य जो है स्त्रियों 2 और 4 के समूह में मिलकर विभिन्न प्रकार से नृत्य करती हैं और देवी गीत गाती हैं। आगे आपका यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में देखेंगे तो भारत के केरल के 2 मशहूर शहर त्रिशूर और नीलाम्बूर और तेलंगाना का शहर वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है। भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को वर्ष 2022 में इस सूची को शामिल किया गया है। नीलाम्बूर, त्रिशूल और वारंगल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले 3 भारतीय शहर हैं। नीलाम्बूर केरल का एक प्रसिद्ध और इको टूरिज्म डेस्टिनेशन और ग्रामीण एवं शहरी रहन सहन का एक मिश्रित रूप से देखा जा सकता है। वारंगल तेलंगाना के एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है जो राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है। आगे है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में देखेंगे तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है जिसे 2013 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है विकास के सभी चरणों को सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करके उनका भी विकास सुनिश्चित करना है। अब इस सूची में 76 देशों के 294 शहर सम्मिलित हैं।
भारतीय विरासत वस्तु, इसके बारे में देखेंगे तो यूनेस्को के 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्र की सूची जारी की गई है। इसका उद्देश्य जो है दक्षिण एशिया में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक उचित डॉक्यूमेंटेशन करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची में तमिलनाडु की टोडा कढ़ाई और संगुडी, हैदराबाद की हिमरू बुनाई, उड़ीसा के संबलपुर की बंदा टाई और ढाई बुनाई, पश्चिम बंगाल की गरद कोरियल, कर्नाटक की इलकल और लंबाडी, तमिलनाडु की सिकल नायकोपेट कलमकारी, हरियाणा की खेस, हिमाचल प्रदेश की चंबा के रुमाल और लद्दाख के थिंगमा या ऊन की टाई और डाई, वाराणसी की अवध जामदाई इत्यादि शामिल हैं। आगे है होयसला मंदिर। होयसला मंदिर के बारे में देखते हैं तो 31 जनवरी 2022 को कर्नाटक के वेल्लूर, हेलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। होयसला के पवित्र स्मारक जो है 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में है, जो भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा ने औपचारिक रूप से होयसला मंदिरों का नामांकन यूनेस्को के विश्व धरोहर निदेशक लजारे एलिडो को सौंपा है। 12वीं शताब्दी में निर्मित होयसला मंदिर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का स्मारक है। होयसला वास्तुकला 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसला साम्राज्य के अंतर्गत विकसित शैली है, जो ज़्यादातर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में तो हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी। इतना कठिन कठिन नाम है भाई साहब, क्या बताया जाए। होंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी, गजब गजब का नाम है भाई साहब। लोग थोड़ा सा याद करने में भी दिक्कत हो रही है, हमको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। इतना कठिन नाम कोई क्यों रखने की ज़रूरत है भाई, आसान सा रखा था, हुंगा हुगा कुछ ऐसा। अब होंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी, चर शब्द दे रहे हैं, हद है भाई। पढ़ने वालों को भी दिक्कत कर देते हैं ये लोग। चलिए कोई नहीं। जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। समुद्र के नीचे स्थित इस ज्वालामुखी का नाम है होंगा टोंगा हंगा हापाई। देखिए इतना हार्ड सा नाम है, क्या बताया जाए। होंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता के कारण उत्पन्न शाक वेव्स को विश्व के कई हिस्सों में महसूस किया गया। सुनामी के लहरों के प्रभाव भारत के चेन्नई में भी दर्ज किया गया। इतना बड़ा ज्वालामुखी हुआ कि चेन्नई में भी इसका प्रभाव देखने को मिल गया। और हुआ कहाँ थे ना, तो टोंगा में हुआ था। प्रशांत कहाँ पे, ये जो आपका द्वीपीय देश जो टोंगा में विस्फोट हुआ, और ये महसूस कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपके भारत के चेन्नई में भी महसूस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका और लातिन अमेरिका देश पेरू, लातिन अमेरिका देश, देखिए लातिन की तरह क्या, लातिन अमेरिका देश पेरू तक का इसका प्रभाव देखा गया है। ठीक है, टोंगा में सुनामी आने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी और पीने का पानी जो है दूषित हुआ था। इससे निकलने वाली जो राख है, बाफ और गैस लगभग 20 किलोमीटर हवा में फैली थी। हद है भाई, इतना बड़ा आता है कोई ज्वालामुखी। उल्फ ज्वालामुखी इक्वाडोर के गैलापागोस, अरे भाई कठिन गैलापागोस द्वीप समूह के सबसे ऊंचे पर्वत वुल्फ ज्वालामुखी में जनवरी 2022 में विस्फोट हो गया। इसके बाद प्रशांत महासागर से लावा गिरने लगा और राख जो है हवा में फैल गई। यह ज्वालामुखी आखिरी बार 2015 में फटा था भाई, 15 में फटा था, फिर 22 में फटा। 7 साल फटने के बाद क्या जरूरत थी फटने की, मत फटा होता। वुल्फ नाम ही है भाई, जंगल जैसा दिख रहा है। इंग्लिश में वुल्फ कहते हैं ना, जंगली है ये है, तो फटेगा ही ना। तो वुल्फ ज्वालामुखी को माउंट व्हीटन के नाम से जानता है। हद, माउंट व्हीटन के नाम से जानता है। यह कहाँ पे है, तो इक्वाडोर में है। डोर दरवाजे के पीछे है भाई साहब। लोग क्या बताया जाए, हद आ रही है।
वाल्कोनो ऑफ फायर, अब देखिए अभी अभी तो डोंग पोंग पढ़ रहे थे, अब देखिए वाल्कोनो ऑफ फायर आ गया, फायर का ज्वालामुखी। बताइए 8 मार्च। अभी कहाँ पे है तो ग्वाटामाला, भाई माला पहना पहना दिया है इन लोगों को, क्या वाल्कोनो ऑफ फायर। देखिए ऐसे याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा, वैसे तो याद होने वाले हैं नहीं सब, ठीक है। ग्वाटामाला में वाल्कोनो ऑफ फायर कैसे याद करेंगे, तो वाल्कोनो ऑफ फायर, फायर का क्या करेंगे, माला पहनाएंगे, कहाँ पे ग्वाटामाला में, इसे याद कर लीजिए, क्या कर सकते हैं भाई लोग। ग्वाटामाला के वाल्कोनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ। इसे लाल गर्म चट्टानें और राख निकलने के कारण आसपास के लगभग 500 निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वाल्कोनो ऑफ फायर मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। वाल्कोनो ऑफ फायर को 3776 मीटर ऊंचा है। इसका नाम वाल्केन डी फ्यूगो है, जिसका अर्थ जो होता है वह अग्नि ज्वालामुखी है। वाल्कोनो ऑफ फायर अग्नि ज्वालामुखी। ए भाई सेमेरू पर्वत तो इंडिया में था, तो कहाँ से ज्वालामुखी बन गया है, इसके बारे में देखेंगे तो अभी इंडोनेशिया में पहुँच गया है। कैसे, तो देखिए इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप है। देखिए सुमेरु पर्वत का नाम सुने होंगे आप लोग रामायण में, तो यह सुमेरु पर्वत नहीं है भाई लोग, यह है सुमेरु ज्वालामुखी। और यह कहाँ, तो यह है इंडोनेशिया में। कहा गया था ना पहले भारत हम लोगों का इंडोनेशिया तक था, लेकिन धीरे 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 कटते 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 अब छोटा सा भारतवर्ष बन गया है, ठीक है। कोई नहीं। इंडोनेशिया में पूर्वी जावा द्वीप पे स्थित सेमेरू ज्वालामुखी, जिसे दी ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, में विस्फोट हो गया। यह जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है तथा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसमें अंतिम बार दिसंबर 2019 में विस्फोट हुआ था। 2019 में विस्फोट हुआ था अंतिम बार। उसके बाद इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या जो है सर्वाधिक है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी परिप्रशांत अग्निवलय में अवस्थित होने के कारण यहाँ पे भूकंपी उथल पुथल का खतरा भी बना रहता है। सेमेरू ज्वालामुखी भी सुंडा प्लेट कैसा प्लेट, सुंडा प्लेट यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, जो के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उपभाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप का हिस्सा है। भाई ये करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं सर कि स्ट्रेटजी के पढ़ा रहे हैं, दोनों मिक्स कर दिए हैं सर, ठीक भी है। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे तो स्टैटिक जीके भी पढ़ ले जाएंगे। इसमें देखिए इतना कुछ है कि सब आपको पता चल जाएगा कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है। किस लोगों को बहुत बोरिंग लगता होगा, मैं समझ सकता हूं दोस्तों, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब इतना इसमें करंट के साथ साथ जीके भी दिए हैं तो थोड़ा सा बोरिंग तो होगा ना। लेकिन आप धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिए। ये पूरा अगर बुक अच्छे से पढ़ लिए तो स्टैटिक जीके भी आप लोगों का कंप्लीट होगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ़ायदा है इस बुक में। 280 पेज का यह बुक है और धीरे धीरे ही पढ़िए, लेकिन पूरा बुक पढ़ डालिए तो आपको करंट और जीके भी कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। आगे है भाई लोग इंडिया के सॉरी क्या करें, इंडिया ही दिल में बसा ना, तो इंडोनेशिया की जगह पे इंडिया ही याद आ रहा है, कोई नहीं। इंडोनेशिया के अन्य सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट सिनाबुंग और मेरापी ज्वालामुखी है। आगे आपका मौना लोआ ज्वालामुखी, ये बहुत फेमस ज्वालामुखी है। काहे फेमस है, काहे कि ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, इसीलिए फेमस है। तो ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो कहेंगे मौना लोआ, मौनी की तरह से बा लेकिन मौना लोआ ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ में लगभग 40 वर्ष बाद विस्फोट हो गया। भाई 40 वर्ष बाद तक शांति रहा, इसके बाद विस्फोट कर दिया। यूएस ज्वालामुखी सर्विस ने इस स्थिति की चेतावनी में अपग्रेड किया है। ज्वालामुखी विस्फोट की उच्चतम वर्गीकरण है। वर्तमान में लावा का प्रवाह जो है ज़्यादातर शिखर के भीतर समाहित है, लेकिन निवासियों को अलर्ट पर रखा गया है। मौना लोआ हवाई ज्वालामुखी जो है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, जो अमेरिकी राज्य के बड़े द्वीप के आधे हिस्से को कवर करता है। ज्वालामुखी समुद्र तल से 13,679 फीट मतलब 4,169 मीटर ऊपर उठा हुआ है। यह 2,000 वर्ग मील यानी 5,179 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। विस्फोट जो देखेंगे
तो यह 27 नवंबर 2022 की रात को ज्वालामुखी की शिखर काल्डेरा मोकू मोकुवावेओ में शुरू हुआ था। भैया इतना वर्ड कठिन कठिन काहे दे रहे हैं। अब देखिए काम चटका प्रायद्वीप, अरे गजब का चटका है। कैसा है काम चटका, कैसे करेंगे। काम चटका प्रायद्वीप में दो ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं जो रूस के उत्तर पूर्वी भाग में है। काम से चटका लिया कहाँ कि वह रूस गया, ठीक है, रूस गया मतलब उदास हो गया, तो इसलिए इसको याद कर लेंगे। काम चटका प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो उत्तर के रूस के उत्तर पूर्वी भाग में है। भाग के उन 6 ज्वालामुखियों में से है जिनमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसको कहते हैं कामचटका प्रायद्वीप। ठीक, आगे है भाई लोग, कामचटका प्रायद्वीप है जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र के सुदूर पूर्व में 1250 किलोमीटर लंबा प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो ना 4,72,300 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में साइबेरिया से जुड़ा हुआ है और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में ओखोत्स्क सागर है। इतना याद होना चाहिए, ओखोत्स्क सागर, प्रशांत महासागर, साइबेरिया से जुड़ा है, क्षेत्रफल इतना है। दुनिया भर का सब चीज़ इसमें जीएस, भैया इसमें सब जी के ही डाल दिए हैं सर जी। चलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अब कामचटका जो है ना प्रायद्वीप रिंग या फायर का भाग है जिसका अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। यह लगभग 160 ज्वालामुखी स्थित है जिसमें से 29 अभी भी सक्रिय माने जाते हैं। नोट में अभी जब इसके अलावा भी आप जीके पढ़िए। वह क्या है, हाल ही में अमेरिका के हवाई द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनोलोवा में 38 साल बाद विस्फोट हुआ है। अरे मोनोलोवा में 38 साल वहाँ पे लिखे तो 40 साल कहाँ के है मोनोलोवा भाई, क्या है मोनोलोवा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 40 साल बाद विस्फोट हुआ है और यहाँ पे लिख रहे हैं 38 साल बाद, कहाँ गया भाई। मोनोलोवा में 38 साल बाद विस्फोट हुआ, तो कौन सी बात सही होगी आप लोग गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। बाकी ये नहीं पूछे कितने साल बाद, बस अगर आ भी जाता है क्वेश्चन तो 40 ही कर लीजिएगा, वरना एक बार गूगल पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो होता है बैरन द्वीप पे है, ठीक है। बैरन द्वीप याद कर लीजिए ऐसे। अब का है सुकुराजिमा ज्वालामुखी, कसम से ना गुस्सा तो बहुत आ रहा है। सुकुराजिमा ज्वालामुखी का है जापान के कागोशिमा प्रांत में स्थित सुकुराजिमा ज्वालामुखी में 24 जुलाई 2022 को विस्फोट हो गया। उत्तरी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा हर जगह घुस जाता है। नासा के मुताबिक यह ज्वालामुखी जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में शामिल है। इससे पहले जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ। नोट अब पढ़ेंगे तो प्रमुख ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है, एटना विसुसियस जो है इटली में है और स्ट्राम्बोली जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है स्ट्रेटेजी के में आ चुके हैं, तो आप लोग कृपया इसको याद कर लीजिएगा। कोटोपैक्सी कहाँ पे है, तो इक्वाडोर में है। एटना और विसुसियस कहाँ पे है, तो एटना और विसुसियस विसुक गया कहाँ पे, इटली में, ठीक है। और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। भारत की पहली नाइट सफारी मैंने रतियों में सफारी करेंगे आप, कहीं से कहाँ पे, तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कृपा होगी आपकी। तो योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी शुरू करने के उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लखनऊ के ऐतिहासिक नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को वर्तमान जगह से हटाकर नाइट सफारी में शिफ्ट किया जाएगा। कुकरेल नदी को खूबसूरत रिवर फ्रंट के रूप में विकसित करने की अतिरिक्त यहाँ पे टॉय ट्रेन चलाई जाएगी। कौन ट्रेन, टॉय ट्रेन कहाँ चलेगी, कुकरेल नदी के खूबसूरत रिवर फ्रंट के रूप में विकसित करने के अतिरिक्त यहाँ पे टॉय ट्रेन चलाई जाएगी। तो टॉय ट्रेन कहाँ चलेगी, कुकरेल नदी के किनारे। भारत में 13 ओपन डे सफारी है लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है, खाली दिन में खोलते हैं, रात में नहीं खोलती थी सफारी, लेकिन अब रात में भी खुलेगी। कहाँ पे खुलेगी, तो लखनऊ में खुलेगी, ठीक। यह व्याख्या केंद्र बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। नाइट स्काई सेंचुरी, ए भाई इतना कठिन
नाइट स्काई सेंचुरी के बारे में देखते हैं तो लद्दाख के हनले क्षेत्र में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी आगामी 3 माह में बनकर तैयार हो जाएगी। यह नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के चंगथंग वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा होगी, जिसमें खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हनले ने हनले हनले कहाँ किया कि हनले ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं, जो विश्व की सबसे ऊंचाई वाली जगहों में से एक है। नाइट स्काई सेंचुरी परियोजना के लिए लद्दाख स्वामित्व पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख प्रशासन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। देखिए दोस्तों, पढ़ते पढ़ते ऊब जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर मस्ती हो जाता है, तो इसके लिए आप लोगों को सॉरी। अगर आप लोग थोड़ा भी इधर उधर हो तो कमेंट सेक्शन में गाली मत देने लगिएगा। आप लोग थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ऊब जा रहे हैं दोस्तों। नाइट स्काई सेंचुरी वह क्षेत्र होता है जहाँ पे रोशनी के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। रात्रि में अधिक से अधिक अंधेरा सुनिश्चित किया जाता है ताकि आसमान में ग्रहों के सितारों का अध्ययन किया जा सके। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा है ना कि पढ़ते पढ़ते बोरिंग तो होना स्वाभाविक है। इसमें थोड़ा सा हम इधर उधर की बात कर लेते हैं, तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जितने लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर जो लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, समझिए कि वो हमारे वीडियो को पूरे मन से देख रहे हैं और उनका सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये इनका जो करंट अफेयर है ना दोस्तों, ये करंट तो है, उसके साथ साथ जीके और जीएस भी ठूस ठूस के भरा हुआ है। ठीक है, तो सब चीज़ इसमें है। अब देखिए, अब तूफान अगर हम पढ़ा रहे हैं तो तूफान में देखिए आपको क्या क्या इसमें मिल जाएगा। हिनाम नोर, पहले हिनाम नोर को याद करिए। यह क्या है तो वर्ष 2022 का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान है हिनाम नोर। ठीक, यह पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ा, जिसने जापान और चीन को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। यह इस वर्ष का अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। भाई यहाँ पे लिख चुके हो तो फिर दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है। सुपर टाइफून हिनाम नोर 29 अगस्त 2022 को एक तूफान के रूप में विकसित हुआ, जिसे लगभग 241 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई इतना स्पीड से चल रहा है, 241 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की निरंतर हवा की गति पकड़ी। अब अगला जो है वो है नानमा डोल। यह एक विनाशकारी तूफान नानमा डोल है, जिसने जापान में दस्तक देकर, कहाँ पे, जापान, जहाँ पे पान खाते हैं, क्या कहते हैं, नामडोल, डोल ना, मुंह खाली डुलाते हैं ना जापान में पान खा के, तो वही है नानमा डोल। कहाँ का हो जाएगा तूफान, जापान में आया है। जापान में दस्तक देकर, कहाँ पे, जापान में दस्तक दिया। उसके बाद दक्षिणी क्यूशू क्षेत्र के कागोशिमा, कुमाटो कुमामोटा और मियाजाकी में रह रहे लोगों को प्रभावित किया। आगे आपका नोरू चक्रवात कहाँ है तो शक्तिशाली चक्रवात नोरू के कारण फिलीपींस में हाई अलर्ट घोषित हुआ है और दिसंबर 2021 में चक्रवात राय को फिलीपींस में व्यापक विध्वंसक या विनाश के हुआ, जिसके वजह से लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई। 400 लोग स्वर्गवासी हो गए। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आए हुए चक्रवात तूफान मैंडोस, कौन सा है, मैंडोस। अब कैसे कह रहा, मैं दोस्त, तो कोई खाड़ी में जाएगा तो मैं दोस्त तो बना ही देगा ना। तो कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में आया। अब क्या कह रहा, मैं दोस्त। ठीक, का प्रभाव जो है यह तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में देखा गया है। दक्षिणी अंडमान सागर पर बने कम हवा के दबाव से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में केंद्रित होकर तूफान का रूप लिया। संयुक्त राज्य अमीरात ने इस तूफान का नाम मैं दोस्त, ठीक है, हम बस नाम बिगाड़ लें ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं। इसका नाम है मैंडोस। ठीक, मैंडोस रखा, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है खजाना। और दोस्त कैसा होता है, खजाना ही तो होता है दोस्तों। आगे है, इस वर्ष मानसून के बाद बंगाल की खाड़ी में आया हुआ यह दूसरा तूफान है। इसके पहले अक्टूबर और बांग्लादेश के तट पे सितरांग तूफान आया था। उसका ऐसा था, सतरंगा तूफान, सितरांग जिसे कहते हैं। विविध बारे में पढ़ेंगे भैया। 21 अक्टूबर से 40 दिनों तक चलने वाली
चिल्लई कला की शुरुआत में कश्मीर घाटी के सभी भागों में कड़ाके की ठंड जो है कहर जारी बरसा दी है। अभी भी यहाँ भी लग रहा है भाई सब रजाई में घुस के पढ़ रहे हैं हम। ठीक, ठंडा तो बहुत है, क्या बताया जाए। अब भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में 2021 का है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि वन हमारे जीवन के अभिन्न भाग हैं, वन की रक्षा करनी चाहिए। वन के साथ साथ हमको अपने जीवन में कम से कम 1 से 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। मिनिमम 2 पेड़ से 4 पेड़ लगाइए जरूर, ताकि आप अपने भविष्य को भी सजोए रख सकें। नहीं तो फिर वही हाल होगा, पर्यावरण देख ही रहे हैं कितना नुकसान चल रहा है। कोई नहीं, आगे देखते हैं। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है। कब जारी की है? 13 जनवरी 2022 को। और यह क्या कहे हैं कि वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह कौनवा प्रकाशन है? 17वां प्रकाशन। 17वां प्रकाशन याद कर लीजिए, कौन सा प्रकाशन है? 17वां प्रकाशन है। यह रिपोर्ट जो है वन एवं वन, क्या लिखा है? वन एवं वन संसाधनों, दोनों वन और वन के जो भी संसाधन हैं के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। क्या प्राप्त किया गया है? आंकड़ों को प्राप्त किया गया है। किसके तरह? तो सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों। कौन सा? दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स 2। अब इसके बारे में पूछ लेगा कहाँ से आंकड़े प्राप्त मिले हैं, तो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से। रिपोर्ट की सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षारोपण में कितना वृद्धि हो रही है? 2261 किलोमीटर की। कितना? 2261 वर्ग किलोमीटर की। ये याद कर लीजिएगा कितना वृद्धि हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर की, आपको याद होनी चाहिए। और वनावरण क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण क्षेत्र में 711 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखी गई है। तो ये पूरी जो डाटा है, अगर टोटल पूछता है वन और वृक्षारोपण में तो 2261, उनमें से अगर 1540 आपको याद है तो उसमें से माइनस कर लेंगे तो 1721 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा? 1540 क्या हो जाएगा? वनावरण होता है, वृक्षावरण। जैसे देखिए वृक्षावरण और वनावरण में अंतर क्या है? तो वनावरण मतलब जितने हैं, जैसे जंगल वन में वृद्धि होती है तो वनावरण हो गया वो। अब वृक्ष जिसे आप लोग पेड़ लगा रहे हैं तो वह वृक्षारोपण होता है और उसी को वृक्षावरण कहते हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। आगे है, देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितने हैं भाई? ये है आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जिसको 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण जो है यह है आपका 7,13,779। कितना? 7,13,779। 7,13,779 से 10 बार पढ़िए, याद होगा। 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है। देखिए ट्रिक उक हमेशा भूल ही जाता है, बस थोड़ा थोड़ा याद रहता है, तो इसलिए आप जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए। तो क्या 7,13,779 वर्ग किलोमीटर, क्या 7,13,779 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 21.71% है। 21.71% है। कितना है? 21.71%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, कई बार पढ़ा रहा हूँ। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षारोपण क्षेत्र जो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 95,748 वर्ग किलोमीटर है वृक्षावरण क्षेत्र। ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.91%। 2.91%। कुल अब याद कैसे करेंगे? अगर कुल याद है आपको तो 24.62, उनमें से खाली इकट्ठ याद कर लीजिए, जिसका वनावरण का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 21.71। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? वृक्षावरण क्षेत्रफल। क्योंकि जब कुल दे दिया तो वृक्षावरण और वनावरण दोनों को ऐड करके ही तो कुल निकाला जाता है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। आगे है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। वन क्षेत्रफल में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, बढ़िया है ऐसे राज्यों को जो वन क्षेत्रफल में क्या कर रहे हैं? वृद्धि दिखा रहे हैं। ऐसे राज्यों को हमको धन्यवाद करना चाहिए, ताकि वो हमारे भविष्य के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आ गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को आज से उसको अंधा मत कहिएगा, क्योंकि वही अंधा ने आपको जीवन दे रहा है, ऐसे याद कर लीजिए भाई। तो आंध्र प्रदेश, फिर इसी का कटा हुआ भाग है तेलंगाना। तो पहला तो याद हो गया आंध्रा, दूसरा हो गया तेलंगाना और तीसरा हो गया उड़ने वाला उड़ीसा। तो अंधे को कभी बस ऐसे मत समझिए, वरना वो तेल लगा के उड़ जाएगा। ठीक है,
क्या करेगा, अंधा तेल लगाकर उड़ जाएगा। याद कर लीजिए, ट्रिक तो बन गया। तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि शीर्ष वाले राज्य क्या हो जाएंगे, अंधा तेल लगा के उड़ गया। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और उड़ गया मतलब उड़ीसा। अंधा तेल लगा के उड़ गया। आगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य देखते हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले तो पहले जैसा ही होना चाहिए। तो यह मध्य प्रदेश पहला पे आता है, तो फिक्स है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, तो है। बाकी ये बहुत रेयर केस में है, इसका जो मान है ये इतना सबके बस की बात नहीं है याद करना, ना कोई कर पाएगा। ठीक है, अगर देखना तो एक नज़र से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो सूर्य जो देखते हैं जब मध्य में रहता है ना, तो उस सूर्य को क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं। तो मध्य में अरुण जी 36 तरह से डांस करते हैं। गर्मी के समय में हम लोगों को 36 तरह से क्या करा देते हैं, डांस करा देते हैं। कब, जब मध्य में आते हैं। मध्य में मतलब होने का मतलब दोपहर में। और जब दोपहर में सूर्य भगवान आ जाते हैं ना, तो 36 तरह से डांस कराएंगे। तो कैसे याद करेंगे, तो याद करेंगे कि जब मध्य में अरुण महाराज रहेंगे तो 36 तरह से डांस कराएंगे। तो पहले पे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों याद हो गया वन क्षेत्रफल वाले राज्य। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो आपका न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य है, तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों। तो सबसे कम कहाँ पे है, अब देखिए नाम है हरियाणा, लेकिन काम है सबसे खराब। क्यों, क्योंकि सबसे कम यहीं पे है। भाई लिखा है हरियाणा मतलब हरियाली होगी, लेकिन उल्टा समझिएगा, सबसे कम यहीं पे है। उसके बाद हरियाणा के सटे हुए पंजाब है। लोग कहते हैं पंजाब 5 नदियों का जन्म है यहाँ पे होता है, लेकिन ये सबसे बेकार हो गया है। तो सबसे पहला पे तो हरियाली तो ख़त्म हो गई, उसके बाद पंजाब आ गया, उसके बाद गोवा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। बाकी ये सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य देखेंगे, तो प्रतिशत वाले देखिए सबसे मस्त यही होते हैं प्रतिशत वाले। अगर प्रतिशत वाला जिसका सबसे अच्छा मतलब, प्रतिशत का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, मैथ में होता है। तो यहाँ पे मतलब प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि कम भूमि पे ज़्यादा से ज़्यादा वन है। तो वो ऐसे राज्य जो हैं वह कौन सा है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तीनों के तीनों 7 सिस्टर के भाग हैं। आप लोग 7 सिस्टर के बारे में देखे होंगे। जो बाकी जो 7 राज्य होते हैं पूर्वोत्तर, उनको 7 सिस्टर कहा जाता है, वही हैं। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है। इसमें कितने वन है, मिजोरम का जितना भी क्षेत्रफल है ना, उसमें 84% खाली वन ही वन है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 79% है, मतलब इसमें से 21% ही केवल स्थल है, बाकी सब 79% सब क्या है, वन ही वन है। मेघालय में 76% है, मतलब 24% लोग खाली मतलब स्थल है, बाकी सब वन है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, इसमें भी हरियाणा ने नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है, पंजाब दूसरा कर लिया है, अब बचा खुचा राजस्थान कर लिया। तो ये तीनों के तीनों देश के विकास में बहुत बड़े अवरोधक राज्य हैं, तीनों के तीनों। क्योंकि भैया विकास तो ये लोग के मतलब अच्छे एथलीट तो होते हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे एथलीट तो अच्छे होते हैं, लेकिन बताइए उन लोगों का क्या मतलब जब वन ही ना रह जाए तो। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अगर हरियाणा, पंजाब या राजस्थान के हमारी बात सुन रहे होंगे, तो उनका एक काम जरूर करिएगा, वो कम से कम 2 से 3 पेड़ जरूर लगाइएगा अपनी ज़िंदगी में। कम से कम अपने ज़िंदगी में तो लगा डालिएगा। आगे है केंद्र शासित प्रदेश, अभी तक आपको पेड़ लगाए नहीं होंगे, लेकिन अब तो लगा देंगे। मेरा बतिया सुन के अगर लगा देंगे तब भी हो जाएगा भाई लोग। दादर नगर हवेली और दमन दीव, इसका जो है 21,387 वर्ग किलोमीटर है केंद्र शासित प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा, इसमें इतना है। अब 2272, चंडीगढ़ में 227 है। मैग्रोव वन के बाद है आपका मैग्रोव वन। देश के कुल मैग्रोव कवर जो है तटीय वन क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की तुलना में मैग्रोव वन कवर में 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखी गई है। उड़ीसा के 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र के 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक के 3 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो देख लेते हैं 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है मैग्रोव वन के में। ठीक है, पहले कितना था, अब देखिए टोटल कितना हो गया, 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गए हैं। 2019 की तुलना में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा हुआ है उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में। ठीक है, आगे है आपका खेल खिलाड़ी, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगला जो है आपका टॉपिक है वो खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी के जितने भी हैं ना टॉपिक, सारे टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा, और इसके साथ मैं सोचूंगा कि इसके
पहले जितने भी हैं मैराथन वीडियो है आपका, इसके पहले भी आप लोगों को मैराथन वीडियो ला के दे दूंगा। इसका पूरी जितना मैं पढ़ा चुका हूँ सारे के सारे का मैराथन वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि मैराथन ही पढ़ा दें। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहिएगा, जैसा कहिएगा मैं उस तरह से वीडियो बना दूंगा। नहीं तो पार्ट वाइज तो मेरा चलता भी रहेगा। और इसके साथ साथ जो भी अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं केवल मैराथन ही उनको चाहिए, तो पार्ट जो भी चल रहा है उस पार्ट को हम ऐड करके एक मैराथन वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा ना, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर वो ना कर पाइया तो इतना बस कर लीजिएगा कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिएगा। आप लोगों से एकदम विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस ज़रूर लगाएं मेरी सारे वीडियो का, ठीक। अगर आप लोग अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं तो मतलब आप हमें लाइक करते हैं। अगर आप लोग ऐसा ही प्यार देते रहें इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।